नमस्ते, मैं खाइवी लुप्त के आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज हम आपके लिए एक विशेष पर्व लेके आए हैं। उसका कारण है 8 मार्च को मनाया जाने वाला महिला दिन। अभी हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिला विविध स्तर पे विविध पद पे काम करती है। आज हमारे साथ है मुंबई पुलिस दल की परिमंडल 4 की पुलिस उपायुक्त आर राजसुधा जी। राजसुधा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। पहला तो प्रश्न ये आपको पूछूंगी कि पुलिस बनना है, पुलिस क्षेत्र में आना है, ये आपको कैसे ध्यान में आया, कब ध्यान में आया कि हमें ये फील्ड में जाना है, करियर करना है? मैडम मैं मूल तमिलनाडु से हूँ एंड मैं जब 6th स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रही थी सो हमारे स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें तब का एडिशनल कलेक्टर अमुदा IAS, वो अभी सेक्रेटरी लेवल पे है तमिलनाडु में, तो वो मैडम आई थी। तो वो मैडम को देख के मुझे इतना इंस्पायर हुआ, तो तब से मैं सोचा है कि मैं जब बड़े बनूंगा तो तब मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखूंगी और सिविल सर्विस के थ्रू मैं लोगों को सेवा करूंगी करके। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर मैंने सिविल सर्विस सेलेक्ट की थी, फिर उसके थ्रू एग्ज़ाम लिख के अभी मैं IPS बन के आपके सामने बैठी हूँ। आपने तैयारी कैसे की? आपका ग्रेजुएशन भी शुरू था तमिलनाडु जैसे क्षेत्र से आपके, तो यहाँ तक आने तक आपने तैयारी कैसी की? मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं दिल्ली गई थी अपने सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो मैं IPS बनी, ये मेरी 3rd अटेम्प्ट में बनी थी। तो पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स पास नहीं की थी, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस पास नहीं हुआ था और तीसरा अटेम्प्ट में मुझे IPS मिली। तो मेरा अलग से चैलेंजेस था क्योंकि एकदम तमिलनाडु छोड़ के ग्रेजुएशन होने के बाद इमीडिएटली मैं दिल्ली गई। मेरा उधर लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कल्चर अलग था और 24 आवर्स पढ़ाई करना था उधर। वो सब चैलेंजेस फेस किया, फिर उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में मैं ये फील्ड में आई हूँ। महिला होके पुलिस फील्ड में आना और ये सब मैनेज करना, तो इसके विषय में भी आप बताइए। ओके मैडम, पुलिस जो फील्ड है वो ज़्यादातर लोगों के साथ में जुड़े हुआ फील्ड है एंड कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है, वहाँ पे जाके हम रुकना है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करना है। तो उधर हम जब जाके बात करेंगे अपना कमांडिंग पोजीशन से बात करना पड़ेगा कि तभी लोग सुनेंगे। हम उधर जाके जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो समझना पड़ेगा। तो वो समझ जो है, लेडीज़ को थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो जैसे कुछ केस हो गया और उस केस के थ्रू कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहे, तो वो केस का जानकारी लेके जब हम जाके बात करते हैं तो लोग मान भी जाएंगे कि ठीक है, लेडी ऑफिसर आई है और वो बता रही है तो ठीक है, हम थोड़ा रुकेंगे, फिर बाद में कार्रवाई होगा, तो ऐसे लोग मान भी जाएंगे। तो उस बेसिस पे मैं बताऊंगी कि चैलेंजेस से ज़्यादा फायदा ज़्यादा है इन पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि लेडी ऑफिसर है तो लोगों का मन में ये है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे या गलत नहीं करेंगे, तो वो ऐसा कुछ प्रीडोमिनेंट बात है लोगों का मन में महिला होने के कारण। यस, तो ऐसे कुछ तो आपको साइड में किया गया है, महिला है, ऐसे कुछ अनुभव आए आपको, जैसे आपको अच्छे भी अनुभव आए हैं? नहीं मैडम, कभी ऐसा लेडी होने के कारण कोई साइड में नहीं रखते हैं। स्पेशली अपने स्टेट में तो बहुत आगे का सोच है, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ है। समाज में जाते हैं प्रशासकीय स्तर पे तो महाराष्ट्र बहुत प्रगत राज्य है। Yes. लेकिन आप समाज में जाते हो तो जैसे आपको अच्छे अनुभव आए हैं कि ये महिला अधिकारी है तो ये अच्छे से टैकल करेंगे, तो ऐसे कुछ गलत अनुभव भी आएंगे आपको? गलत अनुभव जैसे नहीं है मैडम, कभी भी कोई भी सामने आके नहीं बताएंगे कि आप लेडी है, तो ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। बट अभी तक जो भी हुआ है वो अच्छा अनुभव ही आया है। तो एक तो हम कैसे देखते हैं कि चाहे आप पुलिस अधिकारी है, पुलिस उपायुक्त है, लेकिन हम घर पे जाते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है। घर पे जाते हैं तो हम हाउसवाइफ भी रहते हैं, तो घर और ये पुलिस दल में जो करियर है आपका,
तो उसका आप कैसे टैकल करते हैं, बैलेंस करते हैं? सो बेसिकली सिर्फ पुलिस नहीं है, कोई भी महिला जो वर्किंग वुमेन करके बाहर जाती है काम करने के लिए, घर वाले के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसे हम पुलिस के काम पे आए हैं तो हमारा काम जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे हमको इवन लेट नाइट भी हमको कुछ दिवस बाहर जाना पड़ेगा। तो उस मामले में मेरी घर वाले का सपोर्ट ज़्यादा होने के कारण मैं फ्रीली काम अभी तक काम कर रही हूँ। और कोई भी महिला हो तो उनका घर वाले जो है उनका सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए, तभी वो महिला जो है फ्रीली जाके काम करके अपना जो टैलेंट जो है उसके अनुसार उसको सम्मान मिलेगा। आपने अभी जैसे बताया कि काम की जो आपकी टाइमिंग है वो अलग है, कभी लेट नाइट भी ज़्यादा पड़ता है, कभी जल्दी भी घर से निकलना होगा, तो कभी ना कभी आपके मन में ऐसे विचार आया कि ये सब छोड़ देंगे, 9 से 5 बजे तक जो सीधा वाला जॉब रहता है, हर एक लोग करते हो, वैसा जॉब करेंगे और अच्छा सा एक सुकून वाला लाइफ जिएंगे, ऐसे कभी आया? कभी नहीं आया है मैडम अभी तक, क्योंकि हमारे जो काम है उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे केसेस आता है कि एक बच्चा का किडनैपिंग हो गया या एक किसी के ऊपर कुछ अन्याय हो गया, जब हम वो संबंधित आरोपी को पकड़ के वो बच्चा को सुखरूप तरफ से अपने माँ बाप के स्वाधीन करेंगे तो उस समय ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बाकी किसी काम पे नहीं आता है। तो उस बेसिस पे मुझे कभी नहीं लगा कि दूसरा काम ढूंढना है, अदरवाइज ऑल्सो आगे भी नहीं आएगा। आपके ऐसे कौन सी मेमोरेबल कुछ तो आपकी रुकाई या आपकी कौन सी केस है कि जो केस सॉल्व करके आपको बहुत ऐसे सेटिस्फैक्शन मिला है, सुकून मिला, जैसे आपने अभी बोला कि काम अच्छा है इसलिए डेडिकेशन से करते हैं, तो उसका ऐसे कुछ ऑप्शन ढूंढना है ऐसे नहीं लगता है, लेकिन अभी तक आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए रहेंगे, तो आपको कौन सा केस सेटिस्फैक्टरी लगा आपके बीच? मैं 2023 में एसपी पर बनी थी, तो उस समय एक केस ऐसा आया है कि 2022 में 3 बच्चे किडनैप हो गए थे, तो केस रजिस्टर्ड था, वो केस में कुछ आगे बढ़े नहीं है और उसके बाद वो केस में इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं हुआ था। सो ये जब मैं चार्ज लिया और मुझे ये पता चला तो फिर हमने वो 3 केस में, ये तीनों केस में कुछ तो कोइंसिडेंस है, मतलब तीनों केस रिलेटेड हो सकता है, वो हम एक निष्कर्ष में आए तो फिर उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू किया था। उस बेसिस पे हमारा एफर्ट्स जो हम 2 महीने डाले थे उस केस में, वो तीनों केस में, तो उस बेसिस पे हमको वो तीनों बच्चे मतलब एक बच्चे 10 साल का था, एक बच्चे 8 साल का था, एक बच्चे 9 साल का था, तो ये तीनों बच्चे जो है 1 साल के बाद उनको तेलंगाना में वो लोग किडनैप करके रखे थे कहीं पे, तो उनको बेच दिए थे। वहां से हम उनको लेके आए और उनके पेरेंट्स के साथ में हमने उनको वापस मतलब रेस्क्यू करके उनके पास दिए थे। तो वो केस मतलब हमको वो 10 दिन लगा जो हम शुरुआत किए थे एक केस वर्कआउट के लिए 2 महीने, और जब हमने डिसाइड किया कि ये बच्चे को अभी जाके हमको रेस्क्यू करना है तो उसके लिए एक 10 दिवस लगा। तो वो 10 दिवस जो मेहनत हमने किए थे उसका जो फल जो है, जब उनकी जो माँ बाप के ताबे में हमने दिए थे उनके बच्चे को 1 साल के बाद, उनका जो आंखों से आंसू आ रहा था, तो वो देख के मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है हमने कुछ अच्छा किया है करके। वो केस जो है वो मेरे करियर में मैं याद रखने वाले केस हूँ। जी, ये एक केस है, और ऐसे कुछ अचीवमेंट्स के कुछ रहेंगे या ऐसे कुछ मेमोरेबल रहेगा आपके करियर में, तो उसके विषय होगी आप बताएं। ऐसे काफ़ी केसेस होता है जहाँ पे किडनैप केसेस होगा, पोक्सो केसेस होगा एंड इवन रेप केसेस हो, जो भी अभी किसी को तकलीफ है तो वो पुलिस के पास आते हैं, तो हम जब वो तकलीफ देने वाले या कानून की जब से हम कार्रवाई करके देते हैं वो सबके लिए अच्छा रहता है, तो इसीलिए मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो महिलाओं के अत्याचार के विषय में अभी अपने फोक्सो का भी नाम लिया है,
किडनैपिंग केस के संदर्भ में किया। तो उससे लेकर एक पूछना चाहती हूँ कि अभी कैसे महिलाओं पे अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़े हैं, चाहे अलग अलग घटना हो, सिटी अलग हो, लेकिन अत्याचार होना ये तो एक कॉमन हो गया है। और अभी कैसे अभी सभी जगह पे सीसीटीवी से दक्षिण उतरना भी बड़ी है, फिर भी अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे इस विषय में कि महिलाओं ने क्या करना चाहिए, और प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने और कुछ होना चाहिए क्या? हमारे तरफ से मैडम जो भी ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल्स हैं उनको हम रेगुलरली चेक करते हैं और उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी हम करते हैं। उसके अलावा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निर्भया पथक अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह जहाँ पे महिला एक साथ आते हैं, जैसे बस स्टैंड हो या बाजार एरिया हो, उधर जाके वो लोग माहिती देते हैं कि कानून में क्या क्या प्रोविजन है, उसमें आपका क्या क्या राइट्स है, आप कैसे सावधान रहना है, वो सब बताते हैं। और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जब हम जाके बताते हैं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है घर में, वो भी हमारा निर्भया पथक की जो हम बताते हैं कि पुलिस काका पुलिस दीदी करके है, तो उनको बताते हैं। तो उसके थ्रू भी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है कि जहाँ पे बच्ची का कुछ प्रॉब्लम है या पोक्सो केसेस कुछ बाहर आए हैं, ऐसे भी कुछ चीज़ हुआ है। एंड हमारे तरफ से एक डायल 100 और डायल 111 ऐसे 2 नंबर्स दिया गया है, जिसमें आप अगर जैसे इमीडिएटली कुछ घटना हो गया है या कोई आपको फॉलो कर रहे हैं, इमीडिएटली कॉल करेंगे तो वो अपनी पुलिस स्टेशन की तरफ से, अगर सिटी एरिया है या कहीं पे भी है, 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स टाइम है उसके लिए। तो जब भी कोई महिला कुछ प्रॉब्लम में है, वो कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं थ्रू गिवन हेल्पलाइंस। अगर वो हेल्पलाइन के थ्रू रीच नहीं हो रहे तो वरिष्ठ अधिकारियों का नंबर सब मुंबई पुलिस की वेबसाइट में है, तो उसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एंड उसके अलावा कुछ अत्याचार हो गया तो वो महिला सामने भी आके बताना चाहिए ताकि वो आरोपी छूट ना जाए। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि कुछ घटना हो गया तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर लीजिए ताकि वो आरोपी अपना नेग्लिजेंस की वजह से आगे जाके कुछ और घटना नहीं करना चाहिए। तो युवती या अभी महिला है ना, तो उनको जागतिक महिला दिन की दृष्टि से आप क्या संदेश देना चाहेगी, और इन जनरल करियर के संदर्भ में उनकी सुरक्षा के संदर्भ में? सर्व महिला आजकल बहुत अच्छा लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे है, सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर्व महिला, ताकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंस हो या अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रखने के लिए उनको एक जॉब डेफिनेटली करना चाहिए। एंड उनके जो मॉरल सपोर्ट जो है उनके घर की तरफ से आना चाहिए, शायद वो माँ बाप की तरफ से या उनके हस्बैंड की तरफ से, ताकि महिला, क्योंकि आज की तारीख में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो एक महिला है, अपने प्रेसिडेंट जी। सो वो देख के सर्व महिला जो है सामने आना चाहिए और अपना जो टैलेंट है सिर्फ अपने पूर्ण सोसाइटी को यूज होते हुए अपने काम करना चाहिए। और सर्व महिला को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। अभी हमने मैडम राज सिंह जी से बात की। मैडम, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मोटिवेटिंग भी है। और एक महिला अधिकारी होने के नाते कैसे संवेदनशीलता से केसेस होती और देखना चाहिए, ये भी आपसे अब हमें सीखने को मिला। आपने हमें टाइम दिया और इस स्टूडियो आए, इस स्टूडियो को आपका थैंक यू।